सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, वो भी फ्री में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर हाजिर हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के प्रैक्टिस सेट 6 हिंदी भाग को लेकर। तो दोस्तों, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो तब तक हम अपना साउंड सिस्टम सही कर लें। तब तक एक मोटिवेशन कहानी सुना देते हैं। एक बार एक टीचर ने एक क्लास में 100 रुपये का नोट निकाला और बच्चों की तरफ ये नोट दिखाकर कहा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये कितने का नोट है? तो सभी बच्चों ने कहा कि 100 रुपये का। टीचर ने कहा बच्चों से, इस नोट को कौन कौन लेना चाहता है? तो सभी बच्चों ने कहा और अपने हाथ खड़े किए। उस टीचर ने उस नोट को मुट्ठी में बंद करके बुरी तरह से मसल दिया, जिससे नोट बुरी तरह से कुचल गया और मुड़ गया। टीचर ने बच्चों को पुनः नोट दिखाते हुए पूछा, ये गंदा कुचला नोट अब कौन कौन लेना चाहेगा? तो सभी बच्चों ने फिर हाथ उठा दिया। अब फिर उस टीचर ने जमीन पर उस नोट को फेंका और मिट्टी लगाकर उठाकर फिर बच्चों को दिखाया और पूछा कि अब इसे कौन लेना चाहेगा? तो इस बार सभी बच्चों ने हाथ उठा दिया। अब टीचर ने कहा कि बच्चों, आज मैंने तुमको इस नोट के माध्यम से एक पाठ पढ़ाया है। बच्चे ने कहा, गुरुजी वो कैसे? अध्यापक ने कहा, सुनो, 100 रुपये का नोट था। जब मैंने इसे हाथ से कुचला और नोट कुचल गया, लेकिन इसकी कीमत घटी नहीं। उसके बाद हमने इसको ज़मीन पे मिट्टी पे गिराया और इसको बुरी तरह से कुचल दिया, मिट्टी लगा दिया, तब भी इसकी कीमत घटी नहीं। ठीक वैसे ही इंसान की जो कीमत होती है और इंसान की जो काबिलियत होती है वो हमेशा बनी रहती है। आपके ऊपर चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाएं, चाहे जितनी भी मुसीबतों की धूल आपके ऊपर गिरे, लेकिन आपको अपनी कीमत नहीं गंवानी है। आप कल भी बेहतर थे और आज भी बेहतर हैं और कल भी बेहतर रहेंगे। तो कुल मिला के कहने का आशय है, अपनी कीमत को पहचानो। तो चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए आज के सेशन की शुरुआत गद्यांश से करते हैं। बचपन के दिनों को सोचता हूँ तो सब कुछ बदला बदला लगता है, जिसे देखकर विस्मित हो जाता हूँ। बचपन में एक बार फुटबॉल खेलते समय गेंद पंचर हो गई। हम सभी बच्चे एक दोस्त के पिता की दुकान पर पहुँचे। उसके पिता साइकिल मरम्मत का कार्य करते थे। उन्होंने तुरंत फुटबॉल का पंचर ठीक कर दिया। हमारे आनंद का ठिकाना न रहा। उन दिनों अंग्रेजी स्कूलों का चलन शुरू हो गया था। इन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना शान की बात मानी जाती थी। गरीबों के इस बच्चे इनके सपने ही ले सकते हैं। गरीबों के बच्चे इनके सपने ही ले सकते थे। कुछ बड़े घरों के बच्चे इनमें पढ़ने जाते थे। समाज में अमीर गरीब का भेद अधिक था। इस गद्यांश के आधार पर प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विस्मित होने का क्या कारण है? बचपन के दिन, सोचना, तेज बदलाव या यूं ही? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तेज बदलाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 2, समाज में किसका भेद था? स्त्री पुरुष का, बच्चों का, अमीर गरीब का या गोरे काले का? तो मित्रों, समाज में अमीर और गरीब का भेद था। ये गद्यांश के आधार पर उत्तर हमें देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, दोस्त के पिताजी क्या काम करते थे? तो गद्यांश में आया है, दोस्त के पिताजी साइकिल मरम्मत का कार्य करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 4, उन दिनों किसका चलन शुरू हो गया था? अंग्रेजी स्कूलों का, फुटबॉल का, हिंदी पढ़ने का या साइकिल चलाने का? तो गद्यांश के हिसाब से उस समय अंग्रेजी स्कूलों का चलन हो गया था। इसमें सबसे पहले गद्यांश को बहुत ही सहज ढंग से पढ़ लेना है, उसके बाद उसी में देख करके उत्तर देना है। अलग से अपने आप में कुछ नहीं जोड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 5, बड़े घरों के बच्चे से क्या अभिप्राय है? बड़े घरों में रहने वाले बच्चे, पैसे वाले लोगों के बच्चे, सुंदर बच्चे या एक साथ रहने वाले बच्चे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पैसे वाले लोगों के बच्चे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि से, खरोष्ठी लिपि से, कुटिल लिपि से या ब्राह्मी लिपि से? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि होगा।
अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 तालव्य व्यंजन है द, टा, डा और ढा। हमारा बी ऑप्शन है चा, छा, जा और झा, ता, था, दा और धा, या मा, फा, जा और भा। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा चा, छा, जा और झा। ये हमारा तालव्य व्यंजन है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो क्या 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को, 11 जून को, या 15 सितंबर को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 14 सितंबर को होगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। राजभाषा के रूप में इसको दर्जा मिला था। हिंदी को सन 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी कवि, भाग्यवादी कवि, पलायनवादी कवि, या अवसरवादी कवि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी कवि माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। और निराला जी ने अनेक कष्टों को झेलते हुए कभी भी हार नहीं मानी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? माँ, बा, उ और आ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? सा, इया, गा और जा। तो इसका सही आंसर होगा इया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और नासिक व्यंजन के अंतर्गत हमारा और वर्ण आते हैं, जैसे डा हो गया, आना हो गया, ना हो गया और मा हो गया। ये सब हमारे नासिक व्यंजन में और आते हैं। और इस प्रश्न के हिसाब से यहाँ इसमें नासिक व्यंजन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 प्रसारण का विलोम शब्द है प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन या संदर्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आकुंचन। प्रसारण का विलोम है आकुंचन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 रिजु का विलोम है तो सरल का होता है कठिन, सरल का होता है कठिन, सीधा का होता है उल्टा, और तिर्यक का होता है सीधा, और वक्र का होता है रिजु। अर्थात हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है 14 विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण कहलाता है संभाषण, अभिभाषण, अपभाषण या अनुभाषण। तो विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण हमारा अभिभाषण कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा अभिभाषण। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया भाषण हमारा अभिभाषण कहलाता है। और जब 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच किया गया वार्तालाप होता है तो वो संभाषण कहलाता है। ये 2 और 2 से अधिक लोगों के बीच जो वार्तालाप किया जाता है वो संभाषण होता है। लेकिन किसी विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष जो विद्वतापूर्ण भाषण दिया जाता है वो अभिभाषण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो उपयुक्त शब्द का चयन करें। बीतरागी, शीतरागी, अनुरागी या रागी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बीतरागी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा बीतरागी। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो
इस वाक्यांश में वीतरागी होगा, जबकि जिसमें संसार के प्रति मोह हो उसके लिए उपयुक्त शब्द हमारा अनुरागी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। केशव कही ना जाए का कहिए, देखत तो रचना विचित्र अति समझे, मन मन रहिए में है रौद्र रस, शांत रस, भयानक रस या अद्भुत रस। तो इसका सही आंसर होगा अद्भुत रस। डी इसका राइट आंसर होगा, अद्भुत रस। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का रुख करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 17। क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? बीभत्स, भयानक, रौद्र या वीर। तो इसका सही आंसर होगा रौद्र। क्रोध हमारा रौद्र का अस्थायी भाव है। तो मित्रों हमारा इसका ऑप्शन सी होगा, रौद्र। अर्थात जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से क्रोध की अनुभूति होती है वहां पर रौद्र रस होता है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है। इसके और उदाहरण दिए गए हैं। श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शीतल अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठ खड़े। इस प्रकार ये महाभारत अर्थात गीता की लाइनें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 18। नीचे दिए गए शब्दों में से अस्थायी भाव समास का चयन कीजिए। पाप पुण्य, आजीवन, घुड़सवार या पीताम्बर। तो इसका सही आंसर होगा आजीवन। आजीवन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। मित्रों जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और प्रधान भी होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, अनुरूप, आजन्म या आजीवन। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। जैसे प्रतिदिन, अनुरूप, और आजन्म, आजीवन। ये हैं सब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 19। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, रीतकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हमारा आदिकाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। इसके रचयिता चंद्रवरदायी हैं। इसके रचयिता हैं चंद्रवरदायी। ये आदिकाल की रचना है और इसके रचयिता हैं चंद्रवरदायी। बीसल देव रासो, नरपतनाल, परमाल रासो, जगनिक और विजयपाल रासो, नल सिंह, ये सब रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 20। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है वस्त्र, वर्ण, आभूषण या विशिष्ट। तो इसका सही आंसर होगा आभूषण। इसका सही आंसर होगा आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ ही होता है आभूषण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और इसके दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। और विशिष्ट का शाब्दिक अर्थ होता है सबसे अलग। तो ये हमारा हो जाएगा आभूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21। जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। जिस समास में सम पद और उसका समाहार प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका और अन्य उदाहरण देख लेते हैं। जैसे माता पिता, माता और डैश पिता। तो ये होता है इसका माता और पिता, माता और पिता। दूसरा हमारा है
भाई बहन, भाई बहन, तो ये हो जाएगा भाई और बहन, और बहन। तीसरा हमारा है राजा रानी, राजा रानी, तो इसका हो जाएगा राजा और रानी, बीच में डैश हट जाएगा और लग जाएगा। ये थे कुछ अन्य उदाहरण। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 22। तो ये हमारा द्वंद्व समास था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा या रूपक? तो इसका सही आंसर होगा यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में यमक अलंकार है। शब्दों की आवृत्ति जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आया हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग रहे, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। अर्थात यहाँ पर घटा शब्द हमारा 2 बार आया है। घटा शब्द यहाँ भी है, घटा शब्द यहाँ भी है। घटा शब्द 2 बार आया है और इसके अलग अलग अर्थ हैं, तो यहाँ यमक अलंकार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 23। उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है? प्रत्यय, उपसर्ग, समास या लिंग? तो इसका सही आंसर होगा उपसर्ग। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, उपसर्ग। अर्थात वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले यानी पूर्व मतलब पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, तो वो उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय हमारा बाद में लगता है। तो जैसे आ धन हार बराबर हार, जैसे आ और धन हार, तो ये हो जाएगा आहार। अर्थात ये पहले उपसर्ग लग गया। इसी प्रकार प्राधनहार, ये प्रा हो गया और धन हार हो गया, तो ये हो गया प्रहार। तो ये उपसर्ग पहले लग गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 24। इनमें से बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल, और ये उज्ज्वल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, उज्ज्वल। उज्ज्वल इस तरह लिखा जाएगा, ये इस तरह, ये हमारा उज्ज्वल सही होगा और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं 25। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, विभावना, वक्रोक्ति या विशेषोक्ति? तो इसका सही आंसर होगा विभावना। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विध नाना। ये तुलसीदास जी की कृति है जो रामचरितमानस के बालकांड में लिखी गई है और ये चौपाई है। और चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 26। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 6 प्रकार का या 8 प्रकार का? तो इसका सही आंसर होगा 2 प्रकार का होता है। वाक्यों का वर्गीकरण हमारा 2 टाइप का होता है। कौन कौन से हैं? एक होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। एक होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। अर्थ के अनुसार वाक्य हमारा होता है 8 प्रकार का, जिसमें पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है आज्ञावाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है इच्छावाचक, छठवां है संदेहवाचक और सातवां है विस्मयवाचक
और 8वां है संकेतवाचक। तो ये कुल 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। और दूसरा है रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्रित वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 27। नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है टिप्पणी, सार संक्षेप, अधिसूचना, सूचना या अधिसूचना। तो इसका डी राइट आंसर होगा अधिसूचना। नोटिफिकेशन का हिंदी रूपांतरण होता है अधिसूचना। और इसके अतिरिक्त टिप्पणी का होता है कमेंटमेंट। टिप्पणी का हमारा होता है कमेंटमेंट। ये टिप्पणी का होता है कमेंटमेंट। इसी प्रकार सार संक्षेपण का होता है समरी। और अधिसूचना का होता है नोटिफिकेशन। और सूचना का होता है इन्फॉर्मेशन। सूचना का होता है इन्फॉर्मेशन। तो इसका डी राइट आंसर होगा अधिसूचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 28। रेलगाड़ी शब्द है तद्भव है, तत्सम है, देशज है या संकर है। तो इसका सही आंसर होगा ये संकर शब्द है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा संकर शब्द। दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे छाया धन दार। तो छाया हमारा संस्कृत है, जैसे होता है छाया और धन दार। तो छाया हमारा है संस्कृत का शब्द और दार है ये फारसी है, और दोनों मिलाकर हो जाएगा छायादार। छायादार। इसी प्रकार रेल है, रेल है और गाड़ी है। रेल हमारा है अंग्रेजी शब्द और गाड़ी है हिंदी शब्द। तो ये दोनों मिलकर के हो गया रेलगाड़ी। इसी प्रकार अगला है सील। सील धन बंद। तो सील हमारा है अंग्रेजी शब्द और फारसी बंद हमारा है फारसी शब्द। तो दोनों हो गया मिलकर के सील बंद। तो ये रहे कुछ उदाहरण। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 28 हो गया, हाँ 29 देखते हैं। ये निर्देश पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य खंडों में अशुद्धियों का चयन करते हुए उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। मुझे कल 2 किलो चीनी खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं। मुझे कल 2 किलो चीनी खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, चीनी खरीदने हैं। ये गलत है, चीनी खरीदने नहीं है, चीनी खरीदनी है। इसका शुद्ध वाक्य होगा मुझे कल 2 किलो चीनी खरीदनी है। तो इसका सही आंसर होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 30। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बह, हाव, आओ या आवा। तो ये हमारा हो जाएगा आओ। बहाव शब्द में प्रत्यय हमारा आओ है। उपसर्ग हमारा पहले लगता है और प्रत्यय लगता है बाद में। उपसर्ग लगता है पहले, उपसर्ग ये शब्द के पहले होता है और प्रत्यय होता है ये होता है बाद में। तो ये हमारा हो जाएगा आओ। इसके अतिरिक्त अन्य भी उदाहरण देख लेते हैं। अन्य उदाहरण में है घुमाओ। घुमाओ में आओ हो जाएगा। और बनाओ, बनाओ में भी आओ हो जाएगा। चढ़ाओ, इसमें भी आओ हो जाएगा।
और कुछ हैं, खिंचाव, इसमें भी आओ हो जाएगा। और होता है अगला फिर चुनाव। तो ये सब उदाहरण है इसके, ये प्रत्यय के उदाहरण हैं जो बाद में लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है 31। समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? समुद्र धन ऊर्मी, समुद्र धन ऊर्मी, समुद्र धन ऊर्मी या समुद्रो धन ऊर्मी। तो इसका सही आंसर होगा समुद्र धन ऊर्मी। समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद समुद्र धन ऊर्मी है, जो कि गुण संधि का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का। जब आ और आ के उपरांत लघु या दीर्घ ई उ ऋण आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। इसके भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये हमारा है समुद्र धन ऊर्मी, ये तो हो गया समुद्र। इसके अतिरिक्त है पर धन उपकार, पर धन उपकार, ये हो जाएगा परोपकार। अगला है सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, ये हो जाएगा सूर्योदय। नेक्स्ट देखते हैं देव धन इंद्र, देव धन इंद्र, ये हो जाएगा देवेंद्र। महाधन इंद्र, महाधन इंद्र, ये हो जाएगा महेंद्र। अगला है राजा धन ऋषि, ये हो जाएगा राजर्ष। तो ये हमारे कुछ संधि विच्छेद के उदाहरण थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 32। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। प्यास, प्रांगण, उद्योग या आश्रम। तो इसका सही आंसर होगा प्यास। ऑप्शन ये राइट आंसर होगा प्यास। और प्यास शब्द हमारा तद्भव शब्द है। प्रांगण, उद्योग, आश्रम ये सब तत्सम शब्द हैं। प्रांगण, उद्योग और आश्रम ये सब तत्सम शब्द हैं। और प्यास है ये तद्भव शब्द है। प्यास है तद्भव। अब बाकी उद्योग, प्रांगण और आश्रम ये हैं सब तत्सम। तो हमारे प्रश्न में तद्भव पूछा गया है, अर्थात प्यास हो जाएगा ऑप्शन ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 33। युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द छांटिए। युवी, युवराज्ञी, युवती या युवराज। तो इसका सही आंसर होगा युवती। युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए सही शब्द युवती है। यहाँ युवा पुल्लिंग शब्द है। युवा हमारा पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग होता है युवती। और शेष जो सभी दिए गए हैं विकल्प में वो सब असंगत हैं। तो युवा का युवती हो जाएगा। और यही पूछा गया युवा का लिंग परिवर्तन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 34। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सांप, चिन्ह, वीणा या विस्मय। तो इसका सही आंसर होगा विस्मय। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा विस्मय। विस्मय शब्द हमारा तत्सम शब्द है। यह है तत्सम। और बाकी जितने हैं शेष तद्भव हैं। ये विस्मय हो जाएगा तत्सम। और बाकी ये सब तद्भव हो जाएंगे। ये सब तीनों तद्भव हो जाएंगे और ये हो जाएगा तत्सम। तो डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 35। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ है दान के लिए सुपात्र न होना, गंजे व्यक्ति के लिए सिर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना या अयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिलना। तो इसका सही आंसर हमारा होगा छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल मतलब होता है अयोग्य व्यक्ति को
अच्छा पद मिल जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 36। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। ये तो दोहा रटा रटाया है, यहाँ भरा जाएगा सुजान। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, तो स्वजन, सुजान, प्रिय, मेहमान, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा सुजान। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 37। हिमवान का पर्याय है हिमवर्षा, हिम, हिमाद्र या हिम मानव, तो इसका सही हमारा उत्तर होगा हिमाद्र। हिमवान का अर्थ है हिमाद्र। हिमवान का पर्याय हिमाद्र है और इसके अतिरिक्त अन्य पर्याय भी हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे है हिमालय, हिमालय, हिमगिर, हिमगिर, गिरिराज, गिरिराज, नगपत, नगपत और शैलेंद्र, ये सब इसके अन्य उदाहरण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 38। निम्न विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए, नासिका, कान, अंग या नेत्र, तो इसका सही आंसर होगा अंग। सी इसका राइट आंसर होगा। और अंग के अन्य अर्थ भी हैं, अंग के अन्य अर्थ भी हैं, उसको देख लेते हैं। एक होता है भेद, पक्ष, टुकड़ा, अंश, शरीर, अवयव, अवयव। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 39। वो सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद आएगा? रोला, सोरठा, सवैया या कवित्त, तो इसका सही आंसर होगा, ये होगा रोला। ऑप्शन ये राइट आंसर होगा रोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 40। उज्ज्वल में, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि, तो इसका सही उत्तर होगा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हमारा राइट आंसर होगा। उज्ज्वल का संधि विच्छेद होता है उत धन ज्वल, उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल होता है। ये व्यंजन संधि है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 41। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सही शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण कामायनी मिठास, लखनऊ आम बुढ़ापा, ममता वकील पुस्तक, तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा होगा ये राम, रामचरितमानस और गंगा। वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे वाराणसी, अन्य उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। वाराणसी, 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 रामायण, रामायण, रामचरितमानस, रामचरितमानस। इसके अतिरिक्त गंगा और मोहन, ये सब इसके उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 42। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे कहते हैं अजानुशत्रु, अजातशत्रु, अजातशत्रु या अजात पूर्व, तो इसका सही आंसर होगा अजातशत्रु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे अजातशत्रु कहते हैं, और जिसका
हाथ घुटने तक पहुंचता हो उसे अजान बाहु कहते हैं। जिसका हाथ घुटने तक हो उसको अजान बाहु कहते हैं, और जिसका कोई शत्रु न पैदा हुआ हो उसको कहते हैं अजात शत्रु। तो इसका राइट आंसर बी होगा, अजात शत्रु। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। 43, हथियाना में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया या नाम धातु क्रिया? तो इसका सही उत्तर होगा ये नाम धातु की क्रिया है। हथियाना हमारा नाम धातु की क्रिया है। वो क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है वो नाम धातु की क्रिया कहलाती है। जैसे इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे हाथ से तो इसको कहते हैं हथियाना, हथियाना। इसी प्रकार लात से तो इसको कहते हैं लतियाना, और फिर बात से तो इसको कहते हैं बतियाना, बतियाना। और अगला है शर्म से, अगला देते हैं शर्म से तो इसको कहते हैं शर्माना, शर्माना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको सिस्टम से लगाना है, यानी क्रमबद्ध लगाना है। तो पहले निर्देश देख लेते हैं। ये 44 और 45 दो क्वेश्चन हमारा इस तरह का है। निम्नलिखित वाक्यों में से उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या, रा, ला और वा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। इन चारों अंशों को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। ये रहा प्रश्न, पहला दिया गया है और छठवां दिया गया है। फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर, और या, रा, ला और ये सीरियल में नहीं दिए गए हैं, और लास्ट में हानि के लिए वो स्वयं जिम्मेदार होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करे कि उसने फोटो खींचे, व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है, और इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान, हानि के लिए वो स्वयं जिम्मेदार होगा। तो इस तरह पहले देखते हैं। हमारा रा आना चाहिए, रा इस आशय के, तो ये रा हो जाएगा पहला। उसके बाद में वह हो जाएगा दूसरा, और यह हो जाएगा तीसरा, और चौथा हो जाएगा ला। तो रा, वा, या, ला, ये हमारा ये राइट आंसर होगा, बाकी सब गलत होंगे। ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और दूसरा भी इसी प्रकार का है। चलिए दूसरा देखते हैं। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। इसका छठवां कॉलम छूट गया है, तो इसको लिख लेते हैं। ये छठवां त्रुटिवश छूट गया है, तो इसको देख लेते हैं। सीधे निवेश किया जाना है, सीधे निवेश किया जाना है। उसे पीडीएफ बनाने से पहले तथ्यों को विशेष ध्यान रखा जाता है, लेकिन त्रुटि कभी कभी हो जाती है। तो ये पहला हमारा दिया है और छठवां दिया है। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनागत और योजनेतर संस्थानों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण सीधे निवेश किया जाना है। तो इसको सिस्टमेटिक ढंग से लगा लेते हैं। तो पहले तो यह पढ़ना पड़ेगा, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति। तो ये पहला हो जाएगा, अर्थात ये पहला होगा। वह, तो पहले वह लिख लेते हैं। उसके बाद
फिर हमारा हो जाएगा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए, तो ये हो जाएगा दूसरा ला, ला भी लिख लेते हैं। इसी क्रम में तीसरा हमारा हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा, तो ये तीसरा हो जाएगा, अर्थात यह हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट हमारा हो जाएगा रा। तो वा, ला, या, रा, वा, ला, या, रा जो ऑप्शन हमारा होगा, तो हमारा ये ऑप्शन है वा, ला, या, रा, ये ऑप्शन इसका ये राइट आंसर होगा। चलिए इसको साफ साफ लिख देते हैं। इस प्रश्न का ये राइट आंसर होगा जिसमें वा पहले रहेगा, ला रहेगा और या रहेगा और अंत में रा रहेगा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 46, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 46, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या संबंध कारक? तो इसका सही उत्तर होगा अपादान कारक। अपादान कारक इसका सही आंसर होगा। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में अपादान कारक है संज्ञा के जिस रूप से तुलना और समानता किया जाता है, जिसमें अलगाव का भाव प्रकट हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, एक उदाहरण देखते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहाँ पे अलगाव होगा, तो ये अपादान कारक होगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा उदाहरण है, वो घर से बाहर आया, वो घर से बाहर आया, तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा बी, अपादान कारक। राम सीता से सुंदर है, एक दूसरे की तुलना की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 47, बधू का बहुवचन रूप होगा बधुएं, बधुओं, बधुएं या बधुएं? तो इसका सही आंसर होगा बधुएं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सी, बधुएं। बधू का बहुवचन रूप बधुएं हैं और शेष जितने भी दिए गए हैं ये सब असंगत हैं। सही इसमें एक सी मिल रहा है, ये राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा है 48, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? स्वर लोप का, स्वर भक्ति का और स्वरागम का या स्वर भंग का? तो इसका हमारा सही आंसर होगा स्वर भक्ति का। ये स्वर भक्ति का उच्चारण दोष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 49, प्राचार्य जी आ रहे हैं, प्रणाम करो। वाक्य में रिक्त स्थान पर उपयुक्त सर्वनाम होगा, तो प्राचार्य जी आ रहे हैं तो उन्हें प्रणाम करो। उसे प्रणाम तो होगा नहीं, उसको होगा नहीं, उनके लिए तो होगा नहीं, तो उन्हें प्रणाम करो। ये उन्हें यहाँ भरा जाएगा, उन्हें, अर्थात हमारा सी राइट आंसर होगा उन्हें। और ये आदर सूचक शब्द भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न देखते हैं आज का 50, बूंद अघात सहे गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे में अलंकार है, उपमा, उदाहरण, उत्प्रेक्षा या रूपक? तो इसका राइट आंसर होगा उदाहरण। जब दो वाक्यों को जिनका साधारण धर्म भिन्न हो किसी वाचक शब्द द्वारा समता दिखाई जाती है तो वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। वहां क्या होता है? उदाहरण अलंकार होता है। एक उदाहरण से समझ लेते हैं। ये जो प्रश्न में चौपाई दी गई है, बूंद आघात सहे गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे, का अर्थ है कि वर्षा की बूंद के आघात को पर्वत उसी प्रकार सहते हैं जिस प्रकार संत पुरुष दुष्ट के वचनों को सहन कर लेते हैं। अर्थात यहाँ पर प्रथम वाक्य पर्वत का वर्षा की बूंद का आघात सहना है, सहन करना है, और दूसरा वाक्य हमारा
संत पुरुषों के द्वारा दुष्टों के कटु बोले गए वचनों को सहना है। साधारण धर्म से भिन्न होते हुए समता दिखाई गई है। इस प्रकार यहाँ का उदाहरण अलंकार होगा। ये उदाहरण अलंकार बी राइट आंसर होगा। तो इस तरह आज के सेशन में हमारे 50 प्रश्न पूरे हुए। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मित्रों, जानकारी यदि अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।